नमस्कार साथियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। अभिनंदन। अपना स्कूल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत। आज मैं कल अपनी महामैराथन हिंदी क्लास 10th की जो महामैराथन हुई थी उसमें जो पद्य खंड था उसका लिया था। गद्य खंड का बाकी रह गया था। आज अपन वही गद्य खंड से शुरू करने वाले हैं। गद्य खंड के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको अपन आज करने जा रहे हैं। मेरे साथ में बने रहिए। मैं आपको जो गद्य खंड के क्लास 10th के जो बोर्ड के माध्यम से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को मैं आपके सामने समझाने जा रहा हूँ। आप भी उनको समझिएगा और समझते हुए अपनी जो तैयारी है उनको परखिएगा। और जो 12 तारीख को जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है हिंदी का क्लास 10th का, उसमें अपन इस जो क्वेश्चन आने वाले हैं उस क्वेश्चनों को जो भी समझेंगे उसमें अपने को आसानी होगी। इसलिए तो अपन का जो गद्य खंड का क्लास 10th का जो पहला क्वेश्चन है, सेनानी न होते हुए भी सचमे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। यानी कि जो सचमे वाला जो पार्ट है अपना, उस पार्ट में जो सेनानी है उसको सचमे वाले को क्यों कहा जाता था, सचमे वाले को सेनानी कहने का, कैप्टन कहने का, उसके पीछे क्या रीजन था उसके बारे में। क्योंकि कैप्टन, सचमे वाले को कैप्टन कहना एक सेनानी के रूप में, क्योंकि जो सचमे वाला था वो सुभाष चंद्र जी की जो मूर्ति लगी हुई थी चौराहे पे, उस मूर्ति पे वो रोजाना आते जाते क्या करता था, जो सुभाष चंद्र जी की मूर्ति थी उस पे जो चश्मा नहीं होता था, इसलिए वो क्या करता था, रोजाना भी उस मूर्ति पे चश्मा लगाता था। तो उसको जो सचमे वाला, लोगों ने उसका नाम सचमे वाला दे दिया था। और जो मूर्ति थी उसको वो बिना सचमे की कभी देखना नहीं चाहता था। इसलिए लोगों ने उसके जो प्रति, सुभाष चंद्र जी के जो प्रति प्रेम था, इसलिए उन लोगों ने ये सोचा कि ये भाई सेनानी न होते हुए भी, यानी कि किसी भी प्रकार का सेना में न होते हुए भी इस जो देशभक्ति का जो इसके अंदर के मन के जो भाव उमड़ रहे हैं, इसलिए इसको लोगों ने कैप्टन कहना शुरू कर दिया था, सेनानी कहना शुरू कर दिया था। आप वापस इसको पढ़ ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इस जो क्वेश्चनों को मेरे साथ में समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, पान वाला एक रेखा, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। यानी कि जो पान वाला है उसका रेखा चित्र प्रस्तुत करना है। यानी कि आपको क्या है उस पान वाले के बारे में। पान वाले की दुकान चौराहे पे थी। दुकान पे आने जाने वालों को पान खिलाता था। वो स्वयं अपने मुंह में पान जुटे रखता था। यानी कि पान को, एक तो वो उसकी दुकान थी वो चौराहे पे थी और वो हर किसी को आते जाते पान खिलाता था और स्वयं भी मुंह पान से भरा हुआ रखता था। उसकी जो निगलती हुई थी वो जब भी कोई भी व्यक्ति आकर उससे बात पूछता तो वो बताने के मूड जरा झुकता और फिर उस बात करता था। यानी कि जो उसके जो पान वाला था, वो पान वाला खुद लोगों को पान खिलाता था लेकिन खुद भी खाता हुआ रहता था, सारे दिन अपने मुंह में पान रखता था। इसलिए और वो भी किसी से बात करता तो फिर मुंह से करता था, यानी कि अपनी जो संकेतों से बात करता था और जो भी बात करता तो वो अपना जो पान था उसको थूक करके करता था। अगला क्वेश्चन है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में पागल कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। यानी कि जो पागल उसको पागल कहने के बारे में और क्यों कहा है, यानी कि जो इसका प्रतिक्रिया है उस प्रतिक्रिया को आप क्या दे सकते हो। इसमें कहा गया कि कैप्टन देशभक्त था। हवलदार साहब की उनकी देश की भक्ति और नस्मतक थी और कैप्टन के बारे में कहा था, सुनना चाहता है कि वो व्यक्ति के नेताओं के साथ में और आजाद हिंद फौज के साथ में सिपाही और पान वाला उपेक्षा पूर्ण जवाब देता था। लंगड़ा इसलिए यानी उसको कहा जाता था कि जिसमें पान वाला था उसकी टिप्पणी पे प्रतिक्रिया दी जाती थी और उस कैप्टन के देशभक्तों को कहा जाता था। पूरी तो होते हुए सुभाष चंद्र की वो जो मूर्ति थी उस मूर्ति पे वो चश्मा लगाता था। उसकी जो कमियां थी उनको क्रूरता के साथ में, यानी वो उसमें किसी भी प्रकार की भाई किसी भेदभाव को न रखते हुए सुभाष चंद्र जी की जो मूर्ति थी उस मूर्ति पे रोजाना चश्मा लगाता था, उनको एक अच्छा रूप देता था, उनका काम था। अगला क्वेश्चन है अपना, जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन से जो साक्षात्कार देखा तो उसमें मानस के पटल की कौन सी छाया चित्र है उसके बारे में। अगला क्वेश्चन अपन समझते हैं। जो 100वां क्वेश्चन है, हमारे साथ में बने रहिए। अगर आपको ये सारी जो बातें हैं, अगर ये जो क्वेश्चन है मेरे द्वारा बताए गए, जो एक मैराथन पहले हुई थी, एक महामैराथन आज होने जा रही है, इस महामैराथन से आपको कुछ लाभ होने वाला है। इसलिए मैं ये आपसे वादा करता हूँ, आप इन दोनों महामैराथन को देखेंगे तो हिंदी के जो गद्य और पद्य खंड के जो सारे क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे 100% सही होने वाले हैं। इसी आशा के साथ में मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं और मैं भी आपसे आशा करता हूँ कि आप मेरे पे विश्वास जताएंगे और आपका विश्वास ही मेरी जो ये पहचान है, मेरा संघर्ष है, उसको यानी कि आगे बढ़ाने को मजबूर करता है।
आप भी मेरे संघर्ष को आगे बढ़ाने में मदद करें इस वीडियो के माध्यम से, और जो वीडियो के आते हैं वो भी इस मुझे हौसला बढ़ाने के लिए अपनी राय दें, प्रतिक्रिया दें, और चैनल को, हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर दें। अगला क्वेश्चन है अपना 5वां, भाई खूब क्या आइडिया है, इस वाक्य में ध्यान से पढ़ते हुए बताएं कि वो का दूसरा के शब्दों में आने से क्या लाभ होता है। भाई खूब क्या आइडिया है, यानी कि इसमें क्या आइडिया, क्या खूब आइडिया है, इसके बारे में भाषा और दूसरी के जो शब्दों के आने वाला जो क्या लाभ होता है उसके बारे में आप इन शब्द जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन उनका एक बार पढ़ लीजिएगा, मेरे साथ में समझ लीजिएगा, और इन सब का स्क्रीनशॉट लेते चलें। उसके बाद में आप मेरे साथ में पढ़ेंगे तो फिर जो आपके रिवीजन की क्लास है, ये एक महत्वपूर्ण क्लास होगी, आप इसमें से रिवीजन हो जाएगा और आप अपनी जो तैयारी है उसको परख सकते हो रिवीजन के माध्यम से और बेहतर बना सकते हो। छठा क्वेश्चन है, हवलदार साहब को दूसरी बार देखने पर मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया। जो हवलदार साहब थे उनको मूर्ति को दूसरी बार देखने पे उनको क्या महसूस हुआ, उनको क्या अलग लगा। उनको जब दूसरी बार उन्होंने मूर्ति को देखा तो उस मूर्ति के ऊपर जो चश्मा था वो चौकोर और फ्रेम वाला था, यानी कि बड़ा चश्मा था, जिसकी वजह से उनको ये मूर्ति अलग दिखी और उन्होंने उस मूर्ति की अलग प्रतिक्रिया दी, यानी कि उसको मूर्ति को अलग अंतर बताया। अगला अपना 7वां क्वेश्चन है, हवलदार साहब ने पान वाले से क्या पूछा और पान वाले ने उसका उत्तर क्या दिया। जो हवलदार साहब थे उन्होंने पान वाले से क्या पूछा और उन्होंने पान वाला था उन्होंने वापस हवलदार साहब को जो था उत्तर दिया। हवलदार साहब ने पान वाले को साहब पूछा, भाई क्या बात है, तुम्हारे नेताजी का चश्मा के बदल कैसे जाता है। पान वाले ने कहा, मेरे कैप्टन चश्मे वाला करता है। जो पान वाला था उसको पूछा भाई हवलदार साहब ने कि जो आपके जो कैप्टन का जो कैप्टन सुभाष चंद्र जी बोस जी का जो आपके स्वराय पे जो मूर्ति लगी हुई है उस मूर्ति का रोजाना इस प्रकार चश्मा बदल क्यों जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये एक जो चश्मे वाला है उसको लोग कैप्टन कहते हैं, वो आता है और जो मूर्ति के ऊपर जो चश्मा लगा हुआ था वो चश्मे को बदल देता है, इसलिए वो घर का कैप्टन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन चश्मे वाले को सामने खड़ा देखकर हवलदार साहब अवाक क्यों रह गए थे। जो कैप्टन है चश्मे वाले के सामने देख के हवलदार साहब अवाक, यानी कि ऐसा आश्चर्यचकित क्यों रह गए थे, उनके बारे में लिखना है आपको। अगला आप इसका जो क्वेश्चन है उसको समझेंगे मेरे साथ में, अपन इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए आज के जो महत्वपूर्ण गद्य खंड के जो सारे क्वेश्चन है उनको महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा गया है। मैंने और मेरी टीम ने ये बहुत ही मेहनत करके बनाए हैं। आप हम पे विश्वास जताएंगे और हम आप पे विश्वास जताते हैं कि हमारी मेहनत को आप बेकार नहीं जाने देंगे। जो भी हमारे साथ में हमारी जुड़ा रहेगा तो कुछ न कुछ नया सीखेगा और उन नएपन सीखने के बाद में जो परीक्षा में क्वेश्चन आ रहे हैं उनको सरल भाव से लिखेगा। अगला 9वां क्वेश्चन है, पान वाला कैप्टन चश्मे वाला के प्रति कैसे सोच सकता था। पान वाला कैप्टन चश्मे वाले के प्रति एक अजूबा, सनकी, मनोरंजन की आदमी मानता था। उनकी दृष्टि से चश्मे वाला अपेक्षित व्यक्ति था। वह मानता था कि ऐसे आदमी अखबार में फोटो छपना चाहिए ताकि लोगों को उनके बारे में, सनक के बारे में पढ़कर हंस सके, इसलिए वह उनको पागल कहता था। जो पान वाला था वो कैप्टन चश्मे वाले के प्रति ऐसा सोचता था कि जो ऐसी जो बात है, अजीब जो बात है, जो चश्मे वाला है वो इस प्रकार सुभाष चंद्र जी की बोस जी की जो मूर्ति है उस पर चश्मा लगाता है, इसलिए इनको तो अखबार में छापना चाहिए, लेकिन ताकि लोग भी इनके ऊपर हंस सके, इनका आनंद ले सके। अगला क्वेश्चन है, कस्बे की मुख्य चौराहे पर लगी नेताजी की मूर्ति पर हवलदार साहब की जो अधूरी क्यों लगती थी। यानी कि जो हवलदार साहब का कहना है कि जो सुभाष चंद्र जी की मूर्ति है वो अधूरी क्यों लगने। कस्बे के मुख्य चौराहे पर लगी नेताजी की जो मूर्ति थी उसमें अलग लगने का ये कारण था कि जो मूर्ति है वो संगमरमर की थी। वह टोपी से लेकर कवट तक एक दूसरे के बटन कुछ फुट ऊंची सुंदर थी, अर्थात सुंदर ढंग से बनी हुई थी, परंतु मूर्ति पे नेताजी की विशेष पहचान वाला चश्मा नहीं था जिससे वह मूर्ति अधूरी लग रही थी। हवलदार साहब ने देखा कि एक दिन वो मूर्ति कुछ अधूरी सी लग रही है, तो उन्होंने सोचा कि ये मूर्ति आज अधूरी क्यों लग रही है। तो उन्होंने देखा कि उस मूर्ति पे वो कोट वगैरह उसकी जो मूर्ति की बनावट है और मूर्ति का जो रूप है वो तो पूरा पूरा सेम ही है, लेकिन उस दिन क्या था, उस मूर्ति पे जो सुभाष चंद्र जी की जो मूर्ति थी उस मूर्ति पे चश्मा नहीं था, यानी कि उस दिन चश्मा नहीं था, उस दिन चश्मे का हटाया हुआ था या चश्मा क्यों था। अगला क्वेश्चन है, पान वाले और हवलदार साहब की रोज का अंतर स्पष्ट कीजिए।
जो पान वाला है और जो हवलदार साहब की है, जो उसके दोनों के अंतर है, उन अंतर को नकारात्मकता की जो भाव है वो है। वहीं हवलदार साहब ने सोचा कि सकारात्मक क्यों पान वाला सचिन वाला से झगड़ा और मरियन नकारा पागल और समझा जाए। हवलदार साहब ने व्यक्ति की देशभक्त मानकर प्रतिबद्धता व्यक्त की है और देशभक्ति की भावों को सराहनीय मानकर उनकी प्रशंसा की है। यानी कि एक तो पान वाला है वो तो उसकी हंसी मजाक यानी कि उनकी देशभक्ति के बारे में से मरीज नकारा हो, उनकी नकारात्मकता के भाव लिए हुए था। और दूसरी हवलदार साहब है, उन्होंने उनकी देशभक्ति की जो प्रशंसा की है उनके बारे में सराहनीय यानी कि वो बताया गया। अगला क्वेश्चन है अपना 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन को देखें। 12 क्वेश्चन है, हवलदार साहब को सरकड़े का चश्मा मूर्ति पर लगा देख भावुक होने का क्या कारण रहा होगा, स्पष्ट कीजिए। इन सब क्वेश्चनों को आप एक बार पढ़िएगा और पढ़ करके अपनी तैयारी है उसको कर लीजिएगा। मैं इन क्वेश्चनों को समझाते हुए बताते हुए चलता हूँ, आप भी मेरे साथ में बने रहिए। इन सारे क्वेश्चनों को आंसर पढ़िएगा और इन सारे क्वेश्चनों को देखिएगा आप भी। और जो आपकी वापस रिवीजन करने की जो समय है अभी, उस रिवीजन करने के समय में इस जो तैयारी है आपकी उसमें 4 चांद लगाने का समय है अभी। अगला क्वेश्चन है 13, लेखक के अनुसार नेताजी का सचमा कहानी का क्या उद्देश्य है। जो नेताजी का सचमा पाठ है, सुभाष चंद्र जी बोस जी की मूर्ति लगी मूर्ति थी, उस पर सचमा लगा था, जो सचमे वाला था वो रोज सचमा लगाता था। उसके पीछे उस कहानी का क्या उद्देश्य है, अपन को बताने के लिए उस कहानी के पीछे क्या उद्देश्य है उसके बारे में लेखक स्वयं प्रकाश जी ने नेताजी का सचमा जो कहानी के माध्यम से ये संदेश स्पष्ट किया है कि उन्होंने लोगों के देश समृद्धि विकास में अपने अपने तरीकों को योगदान देते हुए, सहयोग करते हुए, देशभक्ति का कार्य करते हुए, देशभक्ति का कार्य स्वच्छ रखकर, मजदूरों की सहायता करके, अन्न जल वस्त्र की सहायता व्यवस्था करके, शांति एवं सौहार्द बनाने रखने और धर्मों का सम्मान करने और उसी को व्यक्त करती हुई कहानी है नेताजी की जो सचमा जो पाठ है उसको। यानी कि अपन को हमेशा लोगों के सामने प्रदर्शन न करके अपनी जो खुद की जो लोगों के प्रति अलग बनने की बात है, जो भी लोगों के अंदर खूबियां हैं या अपन कुछ किस प्रकार अलग दिखे उसके बारे में उन्होंने एक धर्म का काम किया है जो सचमे वाला था उसने। और जो देशभक्ति यानी कि देश के प्रति किस प्रकार भक्ति जताई जाए उसके प्रति उन्होंने देशभक्ति का काम किया। अपन को भी इस प्रकार का काम करना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, खेती बाड़ी से जुड़े ग्रस्त बाल गोविंद भगत ने अपनी किन शास्त्रीय विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। जो खेती बाड़ी से जुड़े बाल गोविंद भगत जी थे वो चारित्रिक जो है उसकी जो विशेषता है उन विशेषताओं को किस प्रकार देखा जाए उसके बारे में। जिस प्रकार एक साधु काम क्रोध मोह लाभ राग द्वेष और अर्थात आलस्य जैसे दुर्गुणों का परित्याग कर देता है, और इसी प्रकार बाल गोविंद भगत भी विकारों से मुक्त थे। उनके जीवन की सरल, बहुत कम कपड़े पहनते थे, अपने उपार्जित वस्तु जो कबीर साहब के थे मठ में ले जाते थे, प्रसाद के रूप में वापस मिलता था, उसी के रूप में उनका गुजारा होता था। और उनके भगवान के प्रति जो उनका प्रेम था उनके बारे में बताया गया है कि वो किस प्रकार से भगवान से प्रेम करते थे और भगवान को रोजाना घर से प्रसाद ले जाया जाता था और भगवान को चढ़ाया जाता था उसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ती थी। जो भगत जी की जो पुत्र वधू थी वो भगत जी को हमेशा अकेला क्यों नहीं छोड़ती थी उसके बारे में तो आप देख सकते हो, ये भी आंसर मैंने लेकर रखा है कि भगत जी की जो पुत्र वधू थी उनको अकेला क्यों नहीं छोड़ती थी उनके बारे में। जो भगत जी की पुत्र वधू थी वो भगत जी की जो पत्नी थी तो वो चली गई थी, उसका पुत्र चला गया था, इसलिए भगत जी को कहीं अकेलापन महसूस नहीं हो, इसलिए वो पुत्र वधू थी वो भगत जी को अकेला नहीं छोड़ती थी। और भगत जी भी अब हमेशा उनका जो मृत्यु के समय यानी कि उनका जो अंतिम समय था उस अंतिम समय में अकेलेपन का एहसास नहीं हो, इसलिए पुत्र वधू थी वो उनके साथ में रहती थी। अगला 16वां क्वेश्चन है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की थी। जो भगत जी थे उनके जो बेटे की जो मृत्यु हुई थी उनके ऊपर उन्होंने अपनी जो भावनाएं हैं वो किस प्रकार व्यक्त की थी। भगत जी का जो बेटा था उसकी मृत्यु हुई तो उन्होंने भगत जी ने जो बेटा का जो शौक था शौक से और आनंद से अनुभूति, क्योंकि उनका मानता थी कि जो इस संसार में आया है वो उसको एक दिन तो जाना है। तो उन्होंने वापस कहा कि परमात्मा ने ये कहा है कि जो व्यक्ति एक बार संसार में आता है तो उसको एक बार तो जाना वापस जाना निश्चित है, कि इसलिए मैं क्यों रहूं उसके साथ जो मेरा बेटा है। परमात्मा से मिल गए हैं, उससे मिलकर ज्ञानंद हो गया है। उन्होंने पुत्र के शव को एक सफेद सदर
में ढक लिया, कुछ पल तक बिखेर दिए और दीपक का उसके सराहने पे कर दिया और उसके सामने जमीन पर आसन लगाकर बैठ गए। तसल्ली होकर गीत गाने लगे। उसके साथ उन्होंने अपनी विलाप कर दी, कहा कि उत्सव मनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति एक संसार में आया है उस व्यक्ति को उसका इस संसार से जाना ही जाना है। तो उन्होंने उस पुत्र था उसको अपने जो आंगन था उस आंगन में लेटा दिया और उनको सफ़ेद चादर से ढक दिया और उसके जो सिर के पास में दिया कर दिया। स्वयं सामने बैठ करके जो भजन करने लगे, गीत गाने लगे और दूसरों को कहा कि तुम भी गीत गाओ। इसमें जो बात जो है भाई शौक वाली क्या बात है उसके बारे में। अगला क्वेश्चन है भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को अपने शब्दों में लिखना है। भगत जी की जो वेशभूषाएं हैं वो किस प्रकार की थी उस वेशभूषा को लिखना है। भगत जी लंगोट धारण किए हुए, छोटे कपड़े पहने हुए और जो किसानी परिवार है, किसान किस प्रकार के वस्त्र पहनता है उसके बारे में उनके भी जो मन के जो विचार थे वो सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। इसलिए जो गांव में व्यक्ति पहनता है उसी प्रकार के लंगोट थी और सिर के ऊपर कबीर पंचों की कनपट्टी टोपी थी और उनके काली कमंड ओढ़ रहते थे। उनके मस्तक पर रामानंदी चंदन चमकता था, उनके नाक के चौर पे शुरू होता था और समता था और उसकी जो गले में थी वो एक तुलसी की जो माला है वो जड़ी हुई थी। जो उनका जीवन था वो पूरी तरह से एक जो साधारण परिवार में जीने वाले, एक किसान परिवार में जीने वाले और एक किसान किस प्रकार से जीता है, किस किसान है वो किस प्रकार से और एक सरल परिवार है वो किस प्रकार की वेशभूषा रखता है उसके बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है 18 अपना पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत मधुर गायन की विशेषता क्या है। जो बाल गोविंद भगत जी है उनकी जो विशेषता है उसकी क्या दशा है उसके बारे में बताना है। बाल गोविंद भगत जी की जो गायन शैली है वो एक तो भक्ति के माध्यम से दर्शाती है, यानी कि उन्होंने जो भी गीत गाए हैं, जो भी गायन किया है वो एक भक्ति के माध्यम से किया है। उन्होंने एक मधुर जो गीत गा करके जो भक्ति और प्रेम के बारे में बताया गया है, मधुर गीतों का उन्होंने आह्वान किया है, मधुर गीतों को गाया है। उनके स्वरों में हमेशा उतार चढ़ाव आता रहा है और उनके संगीत और जो गायन का ये जो मधुर आनंद में मतलब जो बनाया गया है उन आनंद महसूस करने से तन मन यानी कि लोगों को भक्ति करने को और आकर्षित करता है। अगला क्वेश्चन है अपना बाल गोविंद भगत रेखांचित्र जो मानचित्र है उनके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार होता है। तो अपन देख सकते हैं अपन 20वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। लेखक द्वारा बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का श्रम उत्कर्ष किस दिन देखा गया था, अथवा दूसरा क्वेश्चन बन सकता है बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का श्रम उत्कर्ष किस दिन देखा गया। बाल गोविंद भगत के जीवन में उस दिन कौन सा घटना घटी हुई थी जिसमें संगीत साधना का उत्तर आया। जो लेखक थे उनका जो संगीत था, गीत था, उस श्रम सीमा के उत्कर्ष क्यों कहा गया, उनके किस प्रकार बताया गया। जो लेखक जी थे यानी कि जो बाल गोविंद भगत जी थे उनके जो पुत्र की मृत्यु हुई थी, पुत्र की मृत्यु हो गई थी, उस दिन सब माने ग्रस्तों की तरह विलाप न करते हुए उनको बैठकर भक्ति पर लीन हो गए थे। भगत जी थे वो उनके पुत्र की मृत्यु हुई तो उनके पुत्र के मृत्यु होने के बाद मैंने क्वेश्चन पिछले में समझाया था कि उन्होंने कहा था कि जो इस संसार में आया है उसको एक दिन जाना है। तो उन्होंने क्या किया, तो उसका पुत्र था उसकी मृत्यु हो गई थी, उसने उस पुत्र को आंगन में लेटा करके उस पुत्र के सिराने एक दीपक कर दिया और दीपक करके उस पुत्र के सामने एक चादर बिछा के बैठ गए और बैठ करके भगवान के भजन करने लगे। उन्होंने इस प्रकार के जो उनके भक्ति के जो भाव थे उनको देख करके लोगों को उत्कृष्ट और बढ़ाना जिनके बराबर कर दिया था। अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत रेखांचित्र के आधार पर बताइए कि व्यक्तियों की ज्यादा नजर रखनी चाहिए। बाल गोविंद भगत रेखांचित्र के आधार पर व्यक्तियों या बच्चों की विशेष नजर रखनी चाहिए। सुस्त और मंदे होते हैं अर्थात वे कम बुद्धि या मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, वे निगरानी स्नेह और दूसरे की कृपा से अधिक हकदार होते हैं। बाल गोविंद भगत ने बताया कि जो कम बुद्धि वाले, जो कम मानसिक रूप से जो कमजोर होते हैं उनके ऊपर निगरानी और एक दूसरे की कृपा बनी रही तो उनका हकदार बनता है, भाई उनको भी कुछ न कुछ सीखने को नया मिलता है। अगला 22वां क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत का मृत्यु के प्रति क्या दृष्टिकोण था। बाल गोविंद भगत जी के मृत्यु यानी कि मृत्यु होती है किसी की, उनके प्रति उनका क्या राय थी, उनके बारे में उनकी क्या दृष्टिकोण थी। उन्होंने यही कहा था कि जो इस संसार में व्यक्ति आया है वो परमात्मा का एक परिंदा है, उसको एक देखने तो जाना है, परमात्मा से वापस मिलन करना है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो मृत्यु हो रही है यानी कि किसी जो जन्मा है उसको तो मरना है, अंत में उसको मरना ही मरना है।
तो उनका तो परमात्मा यानी कि वो कहते हैं कि जो व्यक्ति चला गया है यहाँ से, उनका परमात्मा से विरल होगा, उनका साधन होगा, मानते हुए उन्होंने कहा कि जो पुत्र की मृत्यु हुई वो भी स्थान है, यानी कि उत्सव के रूप में उन्होंने मनाया था। अगला 23वां क्वेश्चन है, अमुक व्यक्ति साधु है, इस आधार पे उन्होंने कहा कि बाल गोविंद भगत के पाठ के आधार पर बताना है। आप इन सारे क्वेश्चनों को पढ़ते हुए मेरे साथ में और इनको तैयारी को आप परख सकते हो, और इन क्वेश्चनों के माध्यम से अपन जो अपनी 12 तारीख को हिंदी की 10वीं की बोर्ड क्लास होने वाली, उसे इस क्लास से आपको जो बोर्ड की परीक्षा है 10वीं की 12 तारीख को, इससे कई प्रकार के लाभ मिलेंगे और कई प्रकार की आपके जो क्वेश्चन हैं उनको समझने में, आप जो इन क्वेश्चनों को समझेंगे तो आपको लिखने में आसानी होगी। अगला क्वेश्चन है, सोईसा बाल गोविंद भगत के साधु क्यों कहा गया था, विस्तार से वर्णन करना है। बाल गोविंद जो भगत जी थे उनको साधु करने के पीछे उसका क्या है कथन, उसके बारे में क्या कारण है, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। खेती-बाड़ी से जुड़े ग्रस्त बाल गोविंद भगत साधु जैसा जीवन व्यतीत करते थे, क्योंकि वे सरलता, सत्यनिष्ठ, कर्मशीलता, परोपकार, ईमानदारी, निस्वार्थ सामाजिक आकर्षणों से लिप्त और काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया से परित्याग सच्चे साधु की पहचान थी। यानी कि उनको किसी भी प्रकार के ऐसे काम, क्रोध, मोह, माया से कोई प्रकार का लेना देना नहीं था। वो सरल स्वभाव के और सत्यनिष्ठ और कर्मशील, परोपकार, ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से काम करने वाले सामाजिक व्यक्ति, आकर्षणों को व्यक्त करने वाले, सामाजिक जो आकर्षण है उनको करने वाले एक व्यक्ति थे। इसलिए अब 25वां क्वेश्चन है, भगत का निर्णय अटल था, तू जा रही मैं नहीं तो मैं इस पद को छोड़कर चल दूंगा। बाल गोविंद भगत ने ऐसा क्यों कहा था, यानी कि इस प्रकार बाल गोविंद भगत के कहने का मतलब क्या था। ये क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर में 22 और 23 दो बार रिपीट हो रखा है, इसलिए थोड़ा महत्वपूर्ण होता है। आप भी थोड़ा इनको पढ़ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा प्रश्न को इस बार बोर्ड घुमा सकती है, तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, यानी कि आपको पढ़ेंगे तो फिर आपके मन में वापस कुछ न कुछ भाव जगेंगे और परीक्षा के टाइम आपके मन में, आपके सोच में कुछ नया आएगा तो आप लिखेंगे इस प्रकार। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की वेशभूषा का वर्णन कीजिए। बाल गोविंद जी की भगत जो वेशभूषा थी उसके बारे में वर्णन करना है। बाल गोविंद भगत संत स्वरूप होते हुए उनके साधुओं से जटाजट लंबी दाढ़ी रखी हुई थी, उनके सफेद बाल चेहरे पे चमकते थे और उनके लंगोट थी, सिर पे लंगोट पहने की थी, सिर पे एक कबीरपंथी करपटी टोपी थी और उनके ओढ़ने की कंबल थी और मस्तक पर हमेशा रामानंदी चंदन का एक लंबा सा तिलक लगा था और गले में तुलसी की माला थी। ये सारे थे कबीर जी के। बाल गोविंद भगत जी थे, उनको भक्ति के बारे में प्रेम था भक्ति से, इसलिए वो हमेशा एक कबीरपंथी और एक रामानंदी पंथी से जुड़े हुए थे। 27वां क्वेश्चन है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उससे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। जो लेखक थे नवाब साहब थे, उनके हाव भाव से किस प्रकार महसूस हुआ कि वो किसी भी प्रकार यानी तनिक भी बात करने के लिए उनसे उत्सुक नहीं है। लेखक को सेकंड क्लास के डिब्बे में आ गए और एकांत में पालथी मारकर बैठ गए। साथ ही देखा कि आंखों में असंतोष आ गया है। उन्हें लेखक ने कोई प्रकार की बात नहीं की और उनको देखा गया कि अनजान से बनकर खिड़की से बाहर की ओर झाँकते हुए और एक साथ डिब्बे की स्थिति की गौर से लगे हुए हैं और लेखक प्रतीत हुआ कि डिब्बे में बैठे नवाब साहब उनसे बात करने के उत्सुक नहीं है। यानी कि नवाब साहब है वो उस खिड़की पे बैठे हुए बाहर देख रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं और उनको किसी भी प्रकार की बातचीत करने की उत्सुकता नहीं है, यानी कि उनका मन नहीं है उसके बारे में। 28वां क्वेश्चन है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका में संग कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया करने का जो स्वभाव था अंकित करना है। जो नवाब साहब थे उन्होंने उस खीरे को काटा, खीरे के ऊपर नमक मिर्च लगाया और उसको वापस खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसके पीछे क्या कारण था उनके बताने का आपको बताना है और उनको समझना है। नवाब साहब ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके जो आपने एक खानदानी रईस बताकर अपना प्रभास जमाना चाहते थे। उनके मन में नवाबी प्रदर्शित करने का अहम तो भाव समाया था, जिसमें अमीरों के जो प्रकट करने वाले जो भाव है, एकांत में बैठना, उनको खीरे को काटना, उनके ऊपर नमक मिर्च लगाना और वापस खिड़की से फेंक देना। उनका ये भाव था कि भाई एक अमीर व्यक्ति होता है वो किस प्रकार प्रदर्शन करता है, उनको अमीराई का किस प्रकार एहसास करवाता है दूसरे लोगों को। उन्होंने भी ऐसे ही किया, अमीराई का एहसास करवाने के लिए किया। उन्होंने उस खीरे को काटा और खीरे को काट करके उसके ऊपर नमक मिर्च लगाया, नमक मिर्च लगा कर उसको खीरे को पूरी तरह से तैयार किया, खाने योग्य बनाया और फिर वापस खिड़की से बाहर फेंक दिया।
अगला क्वेश्चन है 29वां, लेखक ने क्या सोचकर सेकंड क्लास का टिकट लिया वापस। उसका अथवा में क्वेश्चन है कि लेखक ने सेकंड क्लास का रेल टिकट लेने का क्या कारण बताया, और लखनवी अंदाज पाठ के आधार पे आपको बताना है। लेखक ने भीड़ से बचने के लिए एकांत में एक नई कहानी रचने के लिए, तो उसकी खिड़की की जो प्राकृतिक दृश्य है उसको देखने के लिए, विचार करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट लिया था। उनका विचार था कि जो सेकंड क्लास का टिकट, डिब्बे का जो मैं टिकट लूंगा, उस डिब्बे से जो मुझे इस जहाँ का जो वातावरण है, बाहर का दृश्य है, वो खिड़की पे बैठ करके देखूंगा, जो बाहर का दृश्य है उसका आनंद लूंगा, और जो लोगों की जो भीड़ है उस भीड़ से बचने के लिए उन्होंने सेकंड क्लास का जो टिकट था वो लिया था। और एकांत में एक नई कहानी रचने का उनका जो भाव था, इससे रिलेटेड उसने उन्होंने एक जो टिकट था वो सेकंड क्लास का लिया। अब 30वां क्वेश्चन है, नवाब साहब ने अपने खानदानी रईस होने का भाव किस प्रकार प्रकट किया। लखनवी अनाज के अदान के आपको बताना है। उनके जो नवाब साहब थे उन्होंने सीट पर पालसी मारकर बैठ गए आराम से, सामने तौलिया रखा, कच्चे खीरे को काटा और उस खीरे के ऊपर लूण मिर्च नमक जीरा जो भी था वो सारा लगवाया, लगा करके उस जो थे उस पानी से यानी कि उसको धोया, वापस उनको उनके ऊपर सारा कुछ तैयार करके, यानी उसको पहले तो साफ किया, फिर उसके ऊपर उसको काटा, तौलिए के ऊपर का काट करके उसके ऊपर नमक मिर्च जीरा वगैरह डाला, उसको स्वादिष्ट बनाया, और स्वादिष्ट बना करके उसको क्या किया, सावधानी से उसको खीरे को उन्होंने तैयार करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने एक रईसाई का प्रदर्शन किया, इसलिए बताया गया इसके बारे में। अब 31वां क्वेश्चन है, नई कहानी और लखनवी अनाज से आप क्या समझते हो, उनमें क्या समानता दिखाई देती है। इस अपन यहाँ से अभी 31वां क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। आपको अंदाज हो गया होगा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और जो बोर्ड की क्लास है आप इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उनको किस प्रकार से समझ करके लिख सकते हैं आंसर उनके बारे में, और किस प्रकार से अपनी भाषा में सरल भाव से जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को किस प्रकार से लिख सकते हो अपने शब्दों में, उसके बारे में उन सारे क्वेश्चनों को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ आपको, आप उन क्वेश्चनों को, और आप इन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे तो आपकी जो तैयारी है उस तैयारी में और भी कुछ नया होगा, और आपको तैयारी से कुछ जो फायदा है वो मिलेगा। आप इन जो क्वेश्चन है इन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे तो आपको फायदा होने वाला है। आप हमारे पे विश्वास कीजिएगा, आपको कुछ नया सिखाएंगे हम। अगला क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज में कहानी का यशपाल जी का जो व्यंग्य रचनाएं क्यों कही जाती हैं, स्पष्ट कीजिए। जो जगह लखनवी अंदाज का जो पाठ है उसमें जो व्यंग्यात्मक भाषा में रचना है उसके बारे में क्यों कहा गया, आपको स्पष्ट करना है। लखनवी अंदाज जो यशपाल जी का पाठ है उसमें साबित करने के लिए व्यंग्यात्मक भाषा का लिखा गया है कि बिना विचार कथानक पात्र एवं भाव से कहानी की जो लिखी जाती है लखनवी अंदाज में उसके संस्कृति वाले लोगों को एक व्यंग्य करती है कि लेखक जो सामंती वर्ग है उसका दिखावा प्रदर्शन प्रवृत्ति के उजागर करता है, और वास्तविकता को बखेरकर बनावटी जो जीवन है उस बनावटी जीवन से बाहर निकल करके उसकी झूठी जो शान है उसको बगाड़ने के लिए और कुछ नया करने के लिए, यानी कि जो जिस प्रकार खीरे को नहीं खाते हुए वो बल्कि देख करके दिखा करके उसमें उन्होंने खिड़की से बाहर फेंक दिया था, इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन है 34वां, यशपाल जी की क्रांति जीवन का एक परिचय देना है। जो यशपाल जी है उनका जो जीवन था क्रांतिकारी किस प्रकार था, उनके जीवन को आपको वो लिखना है। यशपाल जी का कागड़ा में थे, यशपाल जी जब कागड़ा में थे उन्होंने अपना झुकाव स्वतंत्रता संग्राम की ओर कहा। लाहौर आने पर जब उन्होंने नेशनल कांग्रेस में कॉलेज में प्रवेश लिया तो यहाँ तो परिचय भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव थापर से हुआ। इस कॉलेज में कॉलेज के संस्थापक लाला लाजपत राय थे। यहाँ से यशपाल पूरी तरह से आज़ादी की लड़ाई में लग गए थे। उन्होंने जेल भी गए थे। उन्होंने महात्मा गांधी की विभिन्न जो आंदोलन थे उनमें भी सक्रियता भागीदारी निभाई थी। अगला है लेखिका के व्यक्तित्व पर किन व्यक्तियों का जो किस प्रकार जो प्रभाव पड़ा उसके बारे में। जो लेखिका थी मनु भंडारी जी, उसके जो किस प्रकार के जो व्यक्तित्व था उस व्यक्तित्व पे किस प्रकार के प्रभाव पड़े थे उसके बारे में। ज्यादातर प्रभाव उनके जो पिताजी थे वो पिताजी का प्रभाव पड़ा, और उनकी जो अध्यापिका थी कॉलेज की वो एक हिंदी की प्राध्यापिका यानी कि शीला अग्रवाल था, उनका प्रभाव पड़ा था। इनकी एक तो प्राचार्य जी थी कॉलेज की प्राध्यापिका, और जो उनके पिताजी थे उनका प्रभाव पड़ा था इनके ऊपर।
अगला क्वेश्चन है, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिताजी की रसोई की घटिया खाना कहकर क्यों संबोधित करते थे? यानी कि जो आत्मकथ्य के लेखक ने लेखिका के जो पिताजी थे उसने रसोई का जो घटिया खाना कहकर क्यों संबोधित किया था? इसे आत्मकथा के लेखिका ने पिताजी रसोई का जो घटिया खाना कहने के इसलिए संबोधित किया क्योंकि घटिया खाने में खाना पकाना चलता रहता था। रसोई घर में व्यस्त रहने से लड़कियों की प्रतिभा व्यर्थ नष्ट हो जाती है और उनके जो लेखिका के जो पिताजी थे उन्होंने बच्चों के गृह गृहस्थी सूले चौके और सीमित नहीं रखने करके बल्कि उनको सूले चौके से काम से हटकर कुछ नया जागरूक नागरिक बनना और उनको लोगों के सामने किस प्रकार अलग कुछ करने का उन्होंने बताया था अपनी बेटी को। 37वां क्वेश्चन है, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका के मन में आंखों में विश्वास हो गया जाता है कि वो अपने कामों पे है। लेखिका को वो कौन सी घटना थी उनको देख करके उनकी आंखों के सामने उनको विश्वास हो गया था उसके बारे में। एक बार कॉलेज की प्रिंसिपल ने लेखिका के पिताजी को पता लिखा और उन कॉलेज को बुलाया और पिता को लगा कि उनकी पुत्री ने कॉलेज में कोई अवश्य कोई गंभीर शरारत की होगी। अंत में पत्र पढ़कर वो भड़क उठे थे। उन्होंने पहले से ही लेखिका का विद्रोही रूप परेशान कर रखते और उन्होंने लेखिका के जो कारण था वो सिर पर झुकाना पड़ा। इसलिए जो उनका बड़बड़ा ने जो कॉलेज गए और उनको पूछा कि लेखिका के इस प्रकार क्या है, आपने मुझे लेखिका के पिताजी ने पूछा कि कॉलेज की प्राचार्य है कि आपने मुझे कॉलेज में क्यों बुलाया, इसलिए तो उन्होंने प्रिंसिपल ने बात मानकर उनको कहा, न मानकर उनकी मनमानी याद जताई कि आपकी लड़की ने क्लास की छोड़कर मैदान में आ जाती है और प्रिंसिपल ने कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है और सुनकर पिताजी सीना गर्व से हो गया। उन्होंने कहा कि जो आपकी बेटी है वो अन्य किसी जो क्लास चल रही है उस क्लास में न जाकर के लोगों को यानी जो यहाँ के स्टूडेंट है उनको मैदान में लेके आ जाती है और आंदोलन करती है, यानी कि लोगों को आंदोलन करने पे मजबूर करती है। उसके बारे में लोग जब उन्होंने अपने बेटी के बारे में ऐसा इस प्रकार तो सुना तो उनके मन की जो शांति थी वो और भी बढ़ गई। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने कुछ अच्छा काम किया ऐसा। अगला क्वेश्चन है, एक कहानी यह भी पाठ में मनु भंडारी किस प्रभाव उभरता है उसके बारे में लिखना है। मनु भंडारी का जो पाठ है उसमें किस प्रकार का प्रभाव उनके और देखने को मिलता है उसके आधार पर लिखना है आपको। अगला 39वां क्वेश्चन है, मनु भंडारी के पिताजी का जो स्वभाव का था उस स्वभाव की क्या विशेषता है उसके बारे में। उनका अत्यंत कोमल संवेदनशील प्रभाव समाज सुधारक होने के नाते उनका प्रभाव था, यानी कि वो हमेशा कोमल और संवेदनशील प्रकार के व्यक्ति थे। लोगों को एक समाज सुधारक के रूप में लोगों को स्वभाव के माध्यम से अपने को यानी कि उनको आकर्षित करते थे। हमेशा व्यक्तियों को कुछ सरल भाषा से उनको समझाते थे और लोगों को हमेशा आकर्षित करते रहते थे। 40वां क्वेश्चन है, एक कहानी यह भी के आधार पे 1946 और 47 स्त्रियों की जो सामाजिक स्थिति थी उसको अपने विचार में लिखना है। जो 1947 के समय स्वतंत्रता के समय जो स्त्रियां थी उनकी जो क्या विशेषता है, उनको किस प्रकार से घरों में रह करके वो किस प्रकार रहती थी उसके बारे में आपको लिखना है। स्त्रियां इतनी स्वतंत्रता थी कि वो घर में लोगों के बीच उठ बैठ सके और देश की स्थिति को समझ सके, परंतु बाहर निकल कर हड़तालों में जुलूसों में भाग ले सके। यानी कि उस दिन जो 1947 का जो समय था उसमें जो स्त्रियां थी वो घर में कैद बन करके न रह करके वो लोगों के सामने जुलूसों में जाती थी, स्वतंत्रता से हड़तालें करती थी और लोगों को बाहर जाकर के समझाती थी। स्त्रियों जो थी वो भी पुरुषों से कम नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, एक कहानी यह भी के पाठ मनु भंडारी जी को साधारण लड़की के साधारण बनने के प्रारंभिक पड़ाव को प्रकट करती हैं, स्पष्ट कीजिए। जो लड़की के जो सरल स्वभाव थे असाधारण उनको किस प्रकार जो लड़की है किस प्रकार व्यक्त करती है उसके बारे में आपको लिखना है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, ये कहानी ये भी पाठ के आधार पर मनु भंडारी पाठ थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने मनु भंडारी से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनकी जो भी विशेषता है उन विशेषताओं को मैंने लिख दिया है। आप इन सबको पढ़िएगा और आप अपनी जो तैयारी है वो तैयारी को परखिएगा। मनु ने अपनी माँ के व्यक्तित्वहीन क्यों कहा है इसी प्रकार। मनु भंडारी जो थी उनके जो भाव थे उनकी माता के प्रति इस प्रकार व्यक्तित्व क्यों कहा है अपनी माँ को। मनु की माँ अपने पति को आज्ञाओं का पालन करती थी और अपने संतानों की इच्छा को पूर्ति करती हुई सिर्फ पत्नी और एक माँ ही रह गई। उनकी स्वयं की पहचान पूर्णतः समाप्त हो गई थी। मनुष्यता और सबके कार्य करते हुए माँ स्वयं व्यक्तित्व परिवार रगड़िया और महत्वहीन, इसलिए इसका कारण है कि वो अनपढ़ माँ थी और व्यक्तित्वहीन इसलिए माना जाता है कि संतानों के लिए आदर्श का काम किया उन्होंने।
जो उनके जो संतान थी मनु भंडारी जी, उनकी जो माँ की जो एक ऐसी बेटी थी जो होनहार बेटी थी, उन्होंने स्वतंत्रता के समय कई आंदोलनों में भाग लिया और वो अपनी जो बेटी थी उसके एक आइकन के रूप में, यानी कि वो स्वयं अनपढ़ थी लेकिन बेटी को जागरूक किया था उन्होंने। फिर भी वो उनके मनु भंडारी जी की जो माता थी, वो उन पिता अपने मनु भंडारी जी को पिताजी थे उनसे थोड़ी कम थी, लेकिन उनसे मनु भंडारी ने उनसे प्रभावित कम हुई, उनसे पिता मनु भंडारी अपने पिता से ज़्यादा प्रभावित हुई थी। हमारी इसका क्वेश्चन है 44, जो पड़ोस कल्चर बालक के व्यक्तित्व विकास में किस प्रकार सहायक है। पड़ोस का कल्चर है, पड़ोस का जो संस्कृति है उसमें किस प्रकार से आपको विकास में किस प्रकार से सहायक हो सकते हैं, उसके बारे में लिखना है। मोहल्लेवासियों परिवारवासियों के बारे में और उसके सामाजिक विकसित करती हैं, और जो सहयोग समर्पण त्याग साहस संघर्ष आदि के गुणों को जो विकास करती है। और पड़ोस में कल्चर खत्म होने के कारण बालकों के एकाकीपन बढ़ता है और सुरक्षा की जो भावना है वो समाप्त होती जा रही है। इसी कारण बचपन से ही मोबाइल कंप्यूटर स्क्रीन पर सिमट कर रह गया है। जो लोगों का बचपन है आजकल अपन देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी छोटे छोटे बच्चे जो अभी तक स्कूल भी नहीं गए हैं वो मोबाइल लेकर के बैठ जाते हैं, और उनका जो बचपन अपन किस प्रकार खेलते थे वो सारा आजकल खेल समाप्त हो गया है। वो बच्चे हैं वो मोबाइल को भी अपनी सारी दुनिया मानते हैं और सारे दिन मोबाइल लेकर के बैठे रहते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। जो अभी आपके जो परीक्षा आ रखी है इसलिए आपको थोड़ा जागरूक रहना है, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखना है। आप पढ़ाई को जारी रखेंगे तो फिर आपकी जो पढ़ाई है उसका मेहनत का फल है वो हमेशा, आपने सुना होगा कि मेहनत का फल है वो एक दिन मिलता रहता है। आप जितनी मेहनत करेंगे इसलिए आपको उतना फल मिलेगा। आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आप सोते नहीं रहोगे तो फिर आपको जागोगे तो कुछ न कुछ नया सीखोगे। नया सीखोगे तो आपको भी पता है कि कुछ न कुछ नया सीखने से ज्ञान में वृद्धि होती है, और जितना अपन कुछ न कुछ ग्रहण करें तो कहीं न कहीं अपने काम में आएगा। अपन 47 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। 47वां क्वेश्चन है, एक कहानी यह भी कि लेखिका के आस पड़ोस की संस्कृति और महत्व को किस प्रकार डाला जा सकता है, समझिए। जो लेखिका की जो आस पड़ोस की जो संस्कृति थी उसको किस प्रकार से बताया गया है, उसको समझाना था। उनका जो सहयोग था, आपसी उनको मेलजोल था, सद्भाव था, सहानुभूति थी, भाईचारा था, अपनापन था, और आस पड़ोस की संस्कृति यही थी। अपने भी यही होता है कि जो आज कल अपन देख सकते हैं कि आस पड़ोस का जो भाईचारा है वो बना रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मनु भंडारी अपने व्यक्तित्व में उपजी हीन भावनाओं को पूर्णता को किस प्रकार पिताजी की देन मानती है, उसके बारे में। जो लेखिका थी मनु भंडारी वो अपने पिताजी से किस प्रकार उनका जो रंग था, रूप था, उनके जो विचार थे वो किस प्रकार है उनके बारे में। तो लेखिका के पिताजी जो संवेदनशील व्यक्ति थे, पिताजी का सुखी गोरा रंग था, पसंद था, और उनके जो काली दुबली नारियल सी थी, और उनकी जो स्वस्थ सुशीला जो एक बहन थी हसमुख थी, उनके पिताजी बहुत प्यार था उनसे, उनके बारे में लिखना है आपको। अब अगला क्वेश्चन है, शहनाई की दुनिया में डूमराव गांव को क्यों याद किया जाता है। शहनाई वादक आपको कौन है, आप उसका कमेंट करोगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे कि शहनाई वादक किसे कहा गया। वापस शहनाई वादक जो दुनिया का डूमराव को शहनाई वादक जो गांव है डूमराव गांव, उसको शहनाई वादक का जो दुनिया का क्यों कहा गया उसके बारे में। शहनाई और डूमराव एक दूसरे के पर्याय हैं। जो शहनाई बजाने के लिए जिस रॉड का प्रयोग किया जाता है या उसका जो सोन नदी जो किनारे पाई जाती हैं वो घास से बनाई जाती हैं। उसके साथ ही डूमराव का जो प्रसिद्ध शहनाई वादक है उसका नाम बिस्मिल्लाह खान का जो जन्म स्थान है वो भी डूमराव गाँव है। एक तो डूमराव गांव के जो सोन नदी है, सोन नदी के किनारे एक जो वहाँ की जो घास है उस घास से शहनाई के कुछ काम आने वाले पार्ट्स हैं, और वहाँ की जो डूमराव गांव है वह जो बिस्मिल्लाह जी खान जी है उनका जो जन्म स्थान है वो भी डूमराव गांव है। आप जो थे अभी तक ये क्वेश्चन किए हैं। अब अपना 50वां क्वेश्चन आ गया है, बिस्मिल्लाह खान की शहनाई की मुगल धवनी का नायक क्यों कहा गया। बिस्मिल्लाह खान जी है उनको मुगल धवनी का नायक क्यों कहा गया है शहनाई वादक के रूप में। बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मुगल धवनी का नायक इसलिए कहा गया है कि उनकी जो शहनाई जो थी वो हमेशा लोगों को आकर्षित करने वाली, विश्व नाम बालाजी के मंदिर में एक अनेक मांगलिक उत्सवों पर्वों व शहनाई के बजाते थे, और साथ ही उनमें बढ़कर एक दूसरे सुरीली आवाज में वो मानक नहीं और मंदिरों में सुबह प्रथम जो पूजा होती थी उसमें शहनाई बजाते थे। इसके बारे में
जो सुशीरवादी यंत्र है वो शहनाई के रूप में बताया जाता है। शहनाई को सुशीरवादी यंत्र क्यों कहा जाता है उसके बारे में आपको लिखना है। जो सुशीरवाद यंत्र है उसको शहनाई के रूप में क्यों कहा जाता है उसके बारे में। भाई अपन सुशीरवाद यंत्र किसे कहा जाता है वो क्वेश्चन आ जाए तो आपको लिखना है कि जो फूंक मार करके जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है उसको सुशीरवाद यंत्र कहते हैं। उसमें जो शहनाई है वो सुशीरवाद यंत्र में आती है। आपने ये क्वेश्चन वापस पढ़ लीजिएगा। इस क्वेश्चन सुशीलवाद यंत्र से क्या अभिप्राय है और सुशीलवाद शहनाई है उसके बारे में। अगला क्वेश्चन है काशी की क्या विशेषता बताई गई है कि संक्षेप में लिखिए। काशी है उसकी क्या विशेषता बताई गई है उसके बारे में आपको लिखना है। भाई जो काशी गांव है उस काशी गांव के बारे में क्या विशेषता है उसको आपको लिखना है। काशी की संस्कृति पाठशाला है। काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ जी और का जो बिस्मिल्लाह खान जी है तो काशी के अलग जो व्यक्ति थे उनको अलग प्रकार से दिखने वाले और जो शहनाई वादक है उनके रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है काशी में मरण भी मंगल क्यों माना जाता है। नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर लिखा है। काशी में मरण भी मंगल क्यों माना जाता है उसके बारे में आपको लिखना है। ये मैंने सॉल्व करवा रखे हैं, मैंने समझा रखे हैं, आप एक बार उनको पढ़ लीजिएगा। अपनी जो तैयारी है उनमें कुछ नया बदलाव करने और अपनी तैयारी को परखने के लिए ये सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खान को संगीत की आरंभ प्रेरणा किनसे मिली थी। जो बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई वादक थे उनको जो संगीत की जो आरंभिक प्रेरणा थी वो किनसे मिली थी। यानी कि एक तो था रसूलन भाई और जो बतुलन भाई थी वो दो गायिका जो उनकी बहन थी उनसे सुनकर मिली थी। यानी कि जो उनकी जो बहन थी रसूलन भाई और बतुलन भाई उन दोनों को वो सुनते थे। सुनने के माध्यम से उनको भी वो शहनाई बजाने का जो शौक था वो चढ़ा और उनको प्रेरणा थी उनसे मिली थी। अगला क्वेश्चन है बालक अमीरुद्दीन अपने मामू की शहनाई पर किस प्रकार दाद देता था। जो बालक था अमीरुद्दीन वो अपनी जो मामा था वो शहनाई वादक थे मामा जी। वो मामा जी के शहनाई के जो था उसके इस प्रकार का जो शहनाई का जो बालक दाद देता था या उनको बताता था। इस प्रकार ये बताया गया है कि जो अमीरुद्दीन है वो उनके मामा जी थे। वो स्टेज पे जब शहनाई बजा करके वापस रख करके आते थे तो फिर वो चोरी छुपे जाते थे और उस शहनाई को अपने से मुंह पे रख करके उसको बजाते थे इसलिए। अगला क्वेश्चन है रीड क्या है और इससे आप क्या बनते हैं। यानी इससे क्या बनता है आप इससे क्या समझते हो। रीड शहनाई को बजाने के काम आने वाला एक उपकरण है। शहनाई का एक जो भाग है जिससे ज्यादा गीला होने पर शहनाई से अलग बदल जो शहनाई की जो आवाज है वो बदल जाती है। वो सोन नदी के किनारे पाई जाने वाली एक जो घास है उस घास में से वो एक प्राप्त होने वाला एक डंडा है वो एक रीड बनाई जाती है उससे, जिसकी वजह से शहनाई की जो आवाज है वो अत्यधिक सुरीली हो जाए वो काम आने वाली है उसको रीड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां संगीत के सच्चे नायक हैं उसके बारे में आप क्या समझते हो क्या लिखते हो। यानी कि बिस्मिल्लाह खान जी है उन्होंने अपने जो जीवन है उस जीवन में हमेशा जो शहनाई के रूप में यानी कि शहनाई वादक के रूप में काम किया उसके बारे में। बिस्मिल्लाह खान जी ने जो अपनी मंगल ध्वनि है शहनाई से लोगों को आकर्षित किया, डूमराव गांव को फेमस किया और वहाँ के जो उत्सव थे वहाँ के जो पर्व थे उन पर्वों को भी उन्होंने और ही जो लोगों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने शहनाई बजा करके उन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है नौबत खाने की इबादत पाठ के आधार पर जो संदेश है उसको स्पष्ट करना है। यानी कि नौबत खाना जो पाठ है उसमें किस प्रकार का जो संदेश है उसको किस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं उनको लिखना है, संदेश को लिखना है आपको। आप इन सारे क्वेश्चनों को पढ़ सकते हो मेरे साथ में और अपनी तैयारी को परख सकते हो और इस तैयारी को 4 साल लगा सकते हो। मेरे साथ में जुड़े रहे और ये सारे क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ। बिस्मिल्लाह खान जो पाठ है वो पाठ थोड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। बिस्मिल्लाह खान से पाठ से कुछ ज़्यादा थोड़े क्वेश्चन आ रखे हैं इस बार, पिछली बार भी आ रखे थे, इस बार आने की ज़्यादा थोड़ी संभावना है क्वेश्चन। इसलिए मैंने जो भी बिस्मिल्लाह खान पाठ से जो भी सारे जुड़े हुए बनने वाले क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को मैंने आपके सामने लेके आया हूँ। ऐसा आप इस सारे क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है लेखक की दृष्टि से सभ्यता और संस्कृति की सही समझ कब तक और क्यों नहीं बन पाई। जो लेखक है उन्होंने जो सभ्यता और संस्कृति के जो पाठ है उसके आधार पर किस प्रकार बताया कि सभ्यता है वो क्या है और जो संस्कृति है उसको किस प्रकार से अलग करती है सभ्यता को।
लेखक ने सभ्यता और संस्कृति को समझ के माध्यम से उन्होंने ये बताया है कि समझने की एक दूसरे को मिला हुआ है, ये दोनों सभ्यता और संस्कृति दोनों एक दूसरे का मेल मिलाप शब्द है। भाई जहाँ पे सभ्यता बसी होगी अपन को भी पता है, तो वहाँ पे संस्कृति भी बसेगी। वहाँ के जो लोग हैं रहने वाले, उनका रहने का ढंग है, खान पीन है, उनका जो बोलने की बातें हैं, और वहाँ की जो लोगों का रिवाज है, उनकी जो परंपराएं हैं, उनको देकर के वहाँ की उनकी संस्कृति बनती है। संस्कृति एक जो लोगों की जो बदलाव की भावनाएं है, एक जो सजीव व्यक्ति है उनको जो बदलाव की भावना लेकर के वो एक दूसरे के जो सहयोग करते हैं उनके बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा गया है? जो वास्तविक स्थिति में संस्कृत है वो व्यक्ति, संस्कृत व्यक्ति किसे कहा गया है उसके बारे में आपको लिखना है। लेखक के अनुसार वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा गया है जो बुद्धि और विवेक से अपने बल के माध्यम से नई चीज की खोज कर सके, उनका दर्शन कर सके। लेकिन उदाहरण के लिए जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की जो खोज की थी वो है, जैसे कि संस्कृत व्यक्ति उसे कहा गया है जो कि नई नई खोज करने वाला व्यक्ति, उसको संस्कृत कहा गया, संस्कृत व्यक्ति कहा गया। अगला क्वेश्चन है अपना 63वां, लेखक ने संस्कृति और जो असंस्कृति उसे किसे कहा गया है? लेखक ने मानव कल्याण की जो भावनाएं को प्रेरित करने वाली जो नए तथ्यों की खोज करता है उसको तो संस्कृत व्यक्ति कहा गया है, और जो अकल्याणकारी जो भावनाएं रखने वाला है उसको तो असंस्कृति उसको कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार असभ्यता किसे कहा गया? लेखक के अनुसार जो असभ्यता है उसको किसे कहा गया? किसको कहा गया असभ्यता? लेखक ने मनुष्य की जो विनाश की भावना रखने वाले, जो हथियार बनाने वाले जो लोग हैं, जैसे हथियार बना रहे बम है, मिसाइल है, परमाणु बम है, इस सब प्रकार के जो मानवता के विनाश करने वाले जो साधन है, उनको बनाने वाले जो लोग हैं, उनको तो लोग असभ्यता के श्रेणी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है जो 65वां है, जो लेखक ने संस्कृति के विभिन्न जो रूप किन्हें माना गया? लेखक ने किनको माना गया? जो संस्कृति है उनके जो विभिन्न जो रूप है उनको किनको माना गया? लेखक ने कहा कि जो आग है, सुई का जो आविष्कार, सुई धागे का, और जो उनको आविष्कार करने की जो भावनाएं हैं, तारों की जो जानकारी चाहने वाले, ज्ञान को अर्जित करने वाले, सुख में जो संवेदनशील बनाने वाले जो व्यक्ति है, सर्वत्र जो त्याग करने वाले व्यक्ति है, उनको मानवता की जो भावनाओं को रखने वाले जो लोग हैं, उनकी जो संस्कृति जो विभिन्न आयाम है उनको बनाया गया है। अब अगला क्वेश्चन है 67वां, लेखक के अनुसार संस्कृति वो कब असंस्कृति हो जाती है? जो संस्कृति है वो असंस्कृति कब हो जाती है उसके बारे में लेखक के अनुसार संस्कृति में मानव कल्याण की जो भावनाएं नीत है, यह भावनाएं टूट कर मानव की अकल्याणकारी और विनाश के जो सहायक बन जाती है। यानी कि लेखक ने ये कहा है कि जो मानवता की जो भावना है, मानव कल्याण की जो भावनाएं नीत होती है मानव के अंदर, वो भावनाएं टूट करके मानव के अकल्याणकारी विनाश की ओर सहायक हो जाए। यानी कि एक तो देखा जाए कि अकल्याणकारी यानी कि लोगों के कल्याण के हित में, लोगों के हित में न हो, लोगों के कल्याण में न हो, वो विनाश का रूप ले ले, वो ऐसी जो भावनाएं आ जाती है वो संस्कृति से असंस्कृति की ओर आ जाती है, उनको कहा गया है, जिसका परिणाम असभ्यता कराता है। इसलिए मानव के जो कल्याण की जो भावनाएं होनी चाहिए वो संस्कृति में आती है, और मानव के कल्याण की भावनाएं बदल जाती है, अकल्याण में बदल जाती है, वो असंस्कृति में आती है। अगला क्वेश्चन है, असंस्कृति और असभ्यता में संबंध को स्पष्ट करना है। जो असभ्यता है और असंस्कृति है उसको अपने शब्दों में, यानी उसका जो संबंध है उसको स्पष्ट करना है। असंस्कृति असभ्यता की जननी है, यानी कि असभ्य संस्कृति है वो असभ्यता की जननी है। जब अपनी जो संस्कृति है वह खत्म हो जाएगी तो फिर वो सभ्यता है वो भी खत्म हो जाएगी, यानी कि संस्कृति है वो सभ्यता की जननी माना गया, इसलिए असंस्कृति है वो असभ्यता की जननी माना गया। जिस प्रकार संस्कृत व्यक्ति अपनी लगन से जो सभ्यता है उसको जन्म देता है, उसी प्रकार मानव के विनाश में लगा हुआ जो व्यक्ति समस्त घातक हथियारों, युद्ध की विमानों, मिसाइलों, परमाणु बमों आदि का जो आविष्कार करता है, जो मानवता के लिए घातक है, इस प्रकार के जो मानवों के हित में न होकर के मानव के अहित में होने वाले जो सारे काम है वो असभ्यता में आते हैं, असंस्कृति में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति नामक पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। जो संस्कृति नामक जो पाठ है उसका क्या उद्देश्य है आपको स्पष्ट करना है। यानी कि जो संस्कृत जो पाठ है, जो एक प्रकार से आपको देखा जाए तो यानी कि जो संस्कृत है व्यक्ति है वो किस प्रकार का होना चाहिए, जो संस्कृत की जो उनकी भावनाएं हैं वो किस प्रकार होनी चाहिए उसको दर्शाना है। जो अगला क्वेश्चन है अपना, बदत आनंद कुशल्यायन के अनुसार मानव संस्कृति क्या है? मानव संस्कृति के जो बारे में बताना है। बदत आनंद कुशल्यायन के अनुसार मानव संस्कृति का जो रूप है
मानव संस्कृति क्या है, कैसी है, किस प्रकार की है, मानव संस्कृति में हमें क्या सीखने को मिलता है, मानव अपनी संस्कृति में किस प्रकार से रहता है। भरत आनंद ने उनके अनुसार मानव संस्कृति को किस प्रकार विभाजित किया है या किस प्रकार बताया, उसको लिखना है। उनके अनुसार संस्कृति अविभाजित वस्तु है, मानव कल्याणकारी जो उनकी जो भावनाएं हैं वो बतानी है, और जो उनके मानव के आंतरिक सूक्ष्म गुण और उनकी योग्यताएं प्रवर्तित होती हैं, और उनके देश के जो धर्म है उनके आधार पर बांटा गया नहीं जा सकता है। उनके मानव के कल्याण की जो श्रेष्ठ और स्थायी जो भावना है वो है। खोज किसी भी संप्रदायता विशेषता को बताएगी है और संपूर्ण मानवता की जी कल्याणकारी होती है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है, चित्रलिखित सी में आया माया और साया इस अनूठे खेल से भरी आंखों देखी जा सकती है, साना साना हाथ जोड़ी बात के आधार पे। यानी कि जो अपने इतने सारे क्वेश्चन थे जो 69 तक जो क्वेश्चन किए थे अपन ने, ये तो थे अपने जो पाठ जो क्षितिज बुक थी उससे कर रखे थे। अब अपना जो अगला है वो दूसरी कविता है, उसका जो कविता रसोई पाठ है उस पाठ से दिया गया है, जो यानी कि साना साना हाथ जोड़ी उस पाठ की जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को अपन अभी पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि जो चित्रलिखित सी में माया और साया इस अनूठे खेल में बार बार आंखों को देखती हैं, इस सारा सारा पाठ है जो उसके आधार पे क्या बताया गया। गंगटोक से युमथांग की जो यात्रा के दौरान इस पहाड़ी प्रदेश में पल पल की जो प्राकृतिक परिदृश्य बदल रहा था। जैसे जैसे लेखिका पहाड़ की ऊंचाइयों पे जा रही थी और मखमली हरियाली के दृश्य को थोड़ी थोड़ी एकदम से देखती रही जा रही थी, और जो पथरीली जो भूमि है कुछ देर बाद सभी दृश्यों के बादल के धुंध छा जाते हैं और जिससे सभी अदृश्य गायब हो जाते हैं। उन्हीं प्राकृतिक लम्हों को लेखिका माया और साया का अनूठा खेल का है। यानी कि लेखिका है वो साना साना पार्ट में आपने पढ़ा होगा, जिसमें लेखिका है वो तो जो शहर है उसकी तरह यानी कि पहाड़ी इलाके में जाती है, उनको वो संज्ञा दी थी। और पहाड़ी इलाके में जाने के बाद में उन्होंने जो वहाँ का जो दृश्य देखा, वहाँ के जो वातावरण देखा, उस दृश्य में वो लीन हो जाती है, उसके बारे में बताया गया है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है अपना जो माता का अंश पाठ के आधार पे जो वाल्मीकि के जो स्वभाव है उस स्वभाव के बारे में बताना है कि जो पाठ आपने पढ़ा होगा माता का अंश पाठ है, उस पाठ में लेखक ने किस प्रकार का बताया है। वो माता के अंश पाठ में पता चलता है कि बच्चे अपने सुख दुख को मन में रखते हुए वो कभी दुखी होते हैं कभी सुखी होते हैं, उसे रो धो करके प्रकट करते हैं। वो कभी प्रसन्न होते हैं तो कोई हंसी खुशी के साथ प्रकट करते हैं, और इसलिए जो उनके जो एकदम से हंसने पढ़ने और उनके जो खेलने की तल्लीनता है वो रखती है, स्वाभाविकता रखती है, और उनके जो सामने कोई भी रुचि का प्रसंग आने की जो अपने तनाव दुख को भूलकर हंसने खेलने में लगे रहते हैं। जो बच्चे हैं वो खेलते रहते हैं, उनके जो मन की जो भावनाएं हैं, जो माता का अंश पाठ है उसमें एक बच्चा होता है वो अपनी माँ के जो उनका जो माँ का जो गोदी होती है अंचल होता है, उन अंचल में किस प्रकार उनको सुगंध महसूस करता है। जो कितना भी बाहर से खेल करके आया है वो कितना गंदा है स्वस्थ है, लेकिन उनको ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता, वो गंदा है फिर भी माँ की गोद में आकर बैठ जाता है, और स्वस्थ है यानी कि वो गंदा नहीं है तो फिर वो भी आकर के बैठ जाता है। वो उसको किसी भी प्रकार का यानी कि साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं रहता, इसलिए वो बच्चा अपनी माँ को भी यानी कि साथ आकर के बैठ जाता है उसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों के पेट पर भी भर जाता है, ऐसा क्यों कहा गया। माता का ऐसा पाठ कहता है बताइए। जो महतारी यानी कि माँ के जो माँ बच्चे को खेल खेल में कहानियों सुना बड़े प्यार से खाना खिलाती हैं, वे बच्चे का ध्यान खाने पर से हटा करके दूसरी तरफ कर देती है और बातों के साथ साथ खाना खिला देती हैं। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि जो माता है बच्चा खाना खाने से मना कर रहा है, फिर भी माता क्या करती है उस बच्चे को उसका ध्यान है वो ध्यान भोजन की ओर आकर्षित ना कर करके भोजन से ध्यान भटका करके उस बच्चे को और बातों में लगा करके उस बच्चों को खाना बातों बातों में ही खिला देती है। वो देखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, जितेन नार्गे ने धर्म चक्र की क्या विशेषता बताई। जो जितेन नार्गे है उसने धर्म के बारे में जो सना सना पाठ है सना सना हाथ जोड़ी उस पाठ के आधार पे उसने धर्म चक्र की क्या विशेषता बताई। उन्होंने ये धर्म चक्र की ये जो विशेषता है ये लिखी है कि एक तो उन्होंने यात्रा के दौरान जो सिक्किम यात्रा की थी उसमें एक जो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है उसमें युमथांग के जो जाने की जो जगह थी पहाड़ी इलाका था, उस जो इलाकों में उन्होंने कुटिया में घूमने का जो चक्र देखा। उसने नारगे ने बताया कि ये धर्म चक्र है और प्रेयर व्हील जिसमें घुमाने के सारे यानी जो पाप है वो धुल जाते हैं, ऐसा बताया था नारगे ने। ये कहा कि यहाँ का जो वातावरण है और यहाँ के जो
चक्करदार जो झूले हैं उन झूलों में घूमने से जो लोगों के जो पाप है वो सारे यहाँ पहाड़ी इलाकों में आकर के घूमते हैं और यहाँ का जो पहाड़ी इलाकों का जो वातावरण देखते हैं तो वो सारे भूल जाते हैं, उनके पाप भी धुल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे 14वां, मेरे लिए ये यात्रा सचमुच ही खोज यात्रा थी। लेखिका ने इस कथन को सनासना हाथ जोड़े पाठ के आधार पर क्या स्पष्ट किया है? लेखिका ने ऐसा क्यों कहा है कि ये यात्रा है मेरे लिए सचमुच ही कुछ खोज की यात्रा है? क्योंकि लेखिका ने वहाँ की जो स्त्री शिक्षा है, वहाँ की जो स्त्रियां काम कर रही थी, वहाँ की जो पहाड़ी महिलाएं थी वो पहाड़ों में काम कर रही थी और बच्चों को भी कुछ अलग से यानी कि स्कूल शिक्षा में प्रदान करने वाली थी और बच्चों को वहाँ का जो काम था वो सिखा रही थी। भीषण सर्दी भीषण गर्मी के माहौल में भी सुख दुख में काम कर रही थी और वहाँ के जो आने वाले राहगीर है उनको भी यानी कि वो देखती थी, उनके हित में काम करती थी, ऐसा है। अगला का जो प्रश्न है वो है प्रकृति ने जल संचय की क्या व्यवस्था की है, किस प्रकार की है उसके बारे में। प्रकृति ने जो जल की क्या व्यवस्था की है हमारे लिए उसके बारे में। प्रकृति जो हिम शिखर है यानी कि जो बर्फ के जो पहाड़ है, जल स्तंभ है, उनको समान बताया गया है। सर्दियों में प्रकृति की जो बर्फबारी करके हिम शिखरों के रूप में जल संग्रहण कर लेती है। गर्मियों के में बर्फ शिलाएं पिघल करके जल धाराओं के रूप में वापस जो मैदानी इलाका है उनमें आकर के लोगों के जो जल की जो कमी है उनको पूरा करती है। यानी कि ये बताया गया है कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे जो ठंडा इलाका है वहाँ पे बर्फबारी होती है सर्दियों के मौसम में और वही बर्फबारी है जो गर्मियों के मौसम में थोड़ा बहुत पिघल करके वहाँ से पिघल करके आती है मैदानों में और जो मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनको वो पानी से यानी कि अपने जो प्यास बुझ जाती है ऐसा काम करती है। अगला है लोग स्टॉक में घूमने लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए शक्कर को देखकर लेखिका ने पूरे भारत की आत्मा का ऐसी क्यों कहा है? लेखिका ने ऐसा क्यों कहा है कि जो लॉन्ग स्टॉक में घूमने वाले जो लोग हैं वो शक्कर को देख करके लेखिका को ऐसा क्यों प्रभाव यानी भारत की आत्मा क्यों कहा है उन्होंने? लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा है कि उनको पता चला कि जो धर्म है यानी कि उन्होंने कहा था कि जो प्रकृति का जो है यहाँ के सारे यहाँ घूमने से उनके सारे पाप वो भी धुल जाते हैं। लेकिन क्या ने ये भी बताया कि सचमुच देखने जो धार्मिक आस्था है वो भी और अंधविश्वास है उनके बारे में भारत की जो मान्यता है वो बढ़ती है। वहाँ का जो पाप और पुण्य की व्याख्या करते हुए ढंग से समझाया है कि जो वैज्ञानिक प्रगति होने के भी भारत के जो पापों का जो छुटकारा है वो पाने के लिए यानी कि ऐसा बताया गया है कि उन्होंने जो वैज्ञानिक प्रवृत्ति के माध्यम से लोग आजकल के बदलाव को देखते हैं और जो भारतीय जो लोग हैं उनकी जो ये आस्था है कि यहाँ के जो पहाड़ी इलाकों में जो आते हैं लोग वो अपनी धर्म के माध्यम से आस्था रखते हैं और इन धर्म की आस्थाओं के माध्यम से ये पहाड़ी इलाकों में घूमते हैं। पहाड़ी इलाकों में घूम करके वो अपने जो प्रकृति का दृश्य है उसका आनंद लेते हैं उसके बारे में। अगला है हिरोशिमा पहुंचकर लेखक ने कैसा अनुभव किया, उनके मन की स्थिति का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। लेखक है वहाँ के जो हिरोशिमा है उनके हिरोशिमा स्थान पर जाकर के वहाँ का जो दृश्य था और वहाँ का किस प्रकार का अनुभव किया और उनके मन की जो शब्दों का वर्णन है वो किस प्रकार किया उस आपको दिखाएं। अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो हिरोशिमा और नागासाकी था वहाँ पे जो परमाणु बम गिरे थे, वहाँ की परमाणु बम गिरने की वजह से वहाँ का जो परमाणु की वजह से वहाँ की जो धातें थी वहाँ के परमाणु की जो आज भी तरंगे हैं यानी कि उनका जो रेडियम है वो वहाँ पे आज भी मौजूद है। उस टाइम भी वो मौजूद था। वहाँ का जो शहर थे वो दोनों वो तहस नहस हो गए थे और आज भी वहाँ का जो असर है वो देखने को मिलता है उसके बारे में। अगला क्वेश्चन है मैं क्यों लिखता हूँ, प्रश्न के उत्तर लेखक ने क्या कारण बताया है यानी कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि मैं क्यों लिखता हूँ, मुझे लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए उसके बारे में। लेखक ने इसलिए कहा है उसके मन में ऐसे भाव आते हैं कि मैं क्यों लिखता हूँ, मैं भाई इस प्रकार के प्रश्न क्यों लिखता हूँ, मेरे लिखने से क्या होगा, मैं लोगों को लिख करके क्या बताना चाहता हूँ, इस प्रकार के भाव। अगला क्वेश्चन है लेखक की आत्मनिर्भर व्यवस्था क्या होती है, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आलोचक के उत्तर दीजिए। यानी कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि आत्मनिर्भर होकर के व्यवस्था को लिखता हूँ, ऐसा क्यों कहा है। लेखक ने लिखने के लिए अपने मन के अंदर जो व्यवस्था को जानने का चाहता है। जबकि लेखक ने ऐसा कहा है कि मैं कुछ न कुछ लिखूंगा तो मेरे मन के अंदर की जो व्यवस्था है वो पढ़ूंगा, मैं मेरे मन के अंदर की जो भावना है उनको पढ़ूंगा, लोगों के सामने प्रदर्शन करूंगा, जो मेरे की जो मन की स्थिति है उनको लोगों के सामने प्रकट करूंगा। अगला क्वेश्चन है 80वां जो एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने से आपकी क्या भूमिका है। लेखक ने ऐसा कहा है कि जो एक संवेदनशील युवा नागरिक होता है उसकी क्या है, उसकी हैसियत से विज्ञान का जो दुरुपयोग है रोकने से आपकी क्या भूमिका है। इसमें ये बताया गया है कि एक संवेदनशील एक युवा जो नागरिक होता है
उसको ये बताया गया है कि उसमें जो विज्ञान का दुरुपयोग है उनको रोकने के लिए हमारी ये भूमिका होती है कि जिसमें विज्ञान के जो यंत्र है बुराइयों को और आकर्षित करने वाले, यानी कि ऐसे विज्ञान के आपने यंत्र भी सुने होंगे जिसकी वजह से आजकल विज्ञान की नई नई खोजों के माध्यम से पर्यावरण को थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है, जिसमें ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक की थैलियाँ है, कुछ और भी हो सकते हैं जिसकी वजह से जो हमारी प्रकृति है उसमें थोड़ा बहुत कुछ बदलाव आता है, उसका प्रभाव पड़ता है, जिसमें कन्या भ्रूण हत्या के बारे में जैसे कार्य करने के भी ये सलाह नहीं देता है। ये प्रकृति है, ये तो कन्या भ्रूण हत्या है और भी प्लास्टिक का दुरुपयोग है और भी कुछ कुछ बदलाव करने, यानी कि विज्ञान को रोकने की प्रकृति है, विज्ञान को रोकने की बात करती है। अगला 80वां और लास्ट में क्वेश्चन है अपना आज के सेशन का, वो है गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया। यानी कि जो गंगटोक शहर है उसको लेखिका ने ऐसा क्यों कहा है कि जो गंगटोक शहर है वो मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा है। यानी कि जो पहाड़ी इलाकों में वहाँ के जो लोग थे वो लोग काम कर रहे थे वहाँ पे वो लोग इतनी अपनी मेहनत से काम कर रहे थे कि जो वहाँ की आने वाले राहगीरों थे उन राहगीरों को भी वो आकर्षित करते थे। वो इतनी मेहनत करते थे कि जिसकी वजह से वहाँ के जो रास्ते थे, वहाँ रास्तों पे पहाड़ी इलाकों में कुछ पत्थर आ जाते थे, पत्थरों को भी हटाने का काम करते थे, सर्दी में भी काम करते थे, गर्मी में भी काम करते थे और वहाँ की जो भूखे प्यासे जो काम करने करके लोगों को यानी कि वो रास्ता प्रदान करते थे और वो अपने लोगों को यानी कि उन भावनाओं के माध्यम से लोगों को आकर्षित भी करते थे कि उनकी जो मेहनत है वो एक बादशाहों के रूप में यानी कि एक शहर के रूप में प्रदर्शित करती है ऐसा। इसलिए उन्होंने मेहनत कर कश बादशाहों का शहर कहा है गंगटोक शहर को। वहाँ की जो जनता है वो जनता लोगों को जो पर्वत स्थल की जो अपनी एक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए यानी निवासियों का कड़ा संघर्ष है, अनेक असुविधाओं के बीच की जो उनका जीवन है, बादशाहों का सम्मान करना, अंदाज की जबकि उनका हीनता और दीनता की भावनाओं रखने वाले जो गंगटोक शहर की जो मेहनतकश बादशाहों का मनोरंजन बनाता है। आज के जो सेशन आज का अपना सेशन था, इस सेशन में अपन ने जो 81 क्वेश्चन किए हैं, इसमें 10वीं के लिए जो अभी 12 तारीख को होने वाला पेपर है उस पेपर में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो सारे हमने जो पिछला महामैराथन का जो पार्ट था उसमें अपन ने जो हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पद्य भाग के थे वो सारे किए थे। आज अपन ने जो गद्य खंड के जो सारे क्वेश्चन थे वो सारे किए। अगले जो अपन का पार्ट आने वाला है जिसमें आपको 10वीं क्लास की जो महत्वपूर्ण जो व्याकरण का जो टॉपिक है, व्याकरण की जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको बताया जाएगा। आप जितना पढ़ना चाहते हो वो हमारे साथ में पढ़ें और जितना आप हमें सपोर्ट करोगे उससे हमारा जो संघर्ष है उसको हम और भी मजबूत, यानी कि हमारा संघर्ष करने का हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे हम हमारे टेक्निकल टीम है वो आपको यानी कि कुछ न कुछ नया प्रदान करे और नया यानी कि आपको कुछ ज़्यादा ज्ञान दे सके और आपके लिए कुछ न कुछ ज़्यादा कर सके। इसके लिए और आप जितना हो सके आपसे यानी कि आप हमारे को मोटिवेट करोगे, आपको कुछ न कुछ आप हमें कुछ दोगे तो फिर हम भी कुछ आपको देने की सोचेंगे। आप मेरा लास्ट ये बात है कि आप मेरे ऐसा करना, हमारी अगली जो आने वाली महामैराथन क्लास है जिसमें व्याकरण का है आप हमारे से जुड़े रहें। मैं आपका अगली जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहाँ का लिंक दे दूंगा। आपके टेलीग्राम की लिंक, मेरे टेलीग्राम की जो लिंक है वो यहाँ के जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं और अगली आने वाली महामैराथन का इंतजार करें, यानी कि 1-2 दिन में वही आने वाली है। और आप जो यहाँ के जो आप अपने साथियों को भी शेयर कर देना और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना कि जो भी हमारा नया वीडियो आएगा वो आप तक जल्द ही जल्द पहुँच जाए ऐसा। थैंक यू, धन्यवाद।